तो हर वो इंडस्ट्री, हर वो प्लेटफॉर्म अप्रिसिएशन का हकदार है जो आज किसी एक आदमी को जॉब दे रहा है। मैं हजारों लाखों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज ऐसी टेस्टिमोनियल्स देखने के लिए हजारों मिल रही हैं, सैकड़ों मिल रही हैं, जो इसी बिजनेस की वजह से 50 करोड़ के लोग बने हैं या ऐसे ज़्यादा के लोग बने हैं। तो एकदम फुल टाइम नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको अपने बैकअप्स तैयार करने हैं, अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही आप कोई बोल्ड डिसीजन लें। 4 साल के बाद 2006 में मेरे साथ में डाउनफॉल हुआ। और डाउनफॉल ऐसा हुआ कि बिजनेस गिरा, टीम्स टूटी, लीडर्स इधर उधर हुए, कुछ नेगेटिव हुए। आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कभी दोराहे पे खड़े हो, तो मैं ये करूं कि ये करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ऐसे करूं कि ऐसे करूं। तो उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में, जहां हम ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत को बुलाते हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और अपनी नहीं हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहे हैं। ऐसी ज़बरदस्त अमेजिंग पर्सनालिटी हमारे साथ हैं मिस्टर माधव सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो माधव सर 22 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, स्पेशली यूथ में सर आपका बहुत ध्यान रहा है, यूथ को एम्पावर कर रहे हैं और बहुत से लोगों को पैसा कमाने का ज़रिया, पैसा कमाने का तरीका सिखाकर लोगों को एम्पावर किया है। आई थिंक लोगों को करोड़पति भी बनाया है आपने, अचीवर्स बनाया है। और आई थिंक बहुत सारे हज़ारों लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं वो बहुत थैंकफुल भी होंगे और इस उम्मीद से ये देख रहे हैं कि हम कुछ नई बातें ज़रूर सीख के जाएं। तो सर हम शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बत्रा जी, आपने मुझे मौका दिया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और आप सबको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप मुझे सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत जो है आज से 23 साल पहले हुई। 2003 में मुझे ये इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई। उस समय पर मैं जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब, बेसिक एजुकेशन में टीचर था, और जो कि मेरा भी ड्रीम था, घर वालों का ड्रीम था। 3 जनरेशन से गवर्नमेंट जॉब थी घर में। ग्रैंडफादर गवर्नमेंट जॉब में थे, फादर भी, और मेरे लिए भी ये विश थी कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। तो इनिशियली ट्यूशन के साथ साथ कोशिश कर रहा था, उसी टाइम पर मुझे जॉब मिला और जॉब के साथ ही बिज़नेस इंट्रोड्यूस हुआ। तो इनिशियली ऐसा कोई ख़ास ड्रीम नहीं था इस बिज़नेस को लेकर कि यहाँ से कुछ करियर बनेगा, या जैसे सभी का होता है 90% लोगों को बिलीव नहीं होता, मुझे भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं इसमें गया, मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसके बारे में मुझे और जानकारी मिली, गहराई से बुक्स पढ़ी मैंने, और स्पेशली बिज़नेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, उन बुक्स ने मेरे को इस बिज़नेस की गहराई, डेप्थ बताई। तो मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में कुछ है, और धीरे धीरे करके मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। होते होते मुझे लगा कि यहाँ पर करियर बन सकता है। तो मन ही मन में बिज़नेस मेरे लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया था और जॉब मेरे लिए पार्ट टाइम हो गया था, मन में। और मैंने डिसाइड कर लिया कि आने वाले समय में मुझे यहीं करियर तैयार करना है, यहीं करियर बनाना है। ओके सर, 3 जनरेशन से सरकारी जॉब, आई एम श्योर घर से बहुत प्रेशर आया होगा कि भाई ये कहाँ गए। डायरेक्ट सेलिंग कैसे? देखिए, किसी के भी पेरेंट्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सिक्योर फॉर्म में रहना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब से बेटर क्या ऑप्शंस हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। वो लोग भी चाहते थे मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, और उनका सपोर्ट भी था शुरुआत से मेरे साथ में। इस इंडस्ट्री की वजह से धीरे धीरे करके अचीवमेंट्स आना शुरू हुए। मैंने शुरुआत में इस बिज़नेस को पार्ट टाइम ही किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जो टाइम मिला उसमें मैंने किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी को एकदम फुल टाइम नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको अपने बैकअप्स तैयार करने हैं, अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही आप कोई बोल्ड डिसीजन लें। तो मैं आप सबको भी बोलना चाहता हूँ, तो मैंने भी एकदम से बोल्ड डिसीजन नहीं लिया, धीरे धीरे करके मैंने बिज़नेस को बनाया। मुझे इसकी गहराई में जाने का मौका मिला, समझा, अचीवमेंट्स बने, मेरे बैकअप्स तैयार हुए, और मैंने शुरुआत में 3-4 साल मैंने इसको पार्ट टाइम किया। उसके बाद मुझे लगा, तब मैंने डिसीजन, बिल्कुल, उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया इसको फुल टाइम करने के लिए। क्या बात है। आई थिंक ये सबसे सेफ तरीका है और ऐसे ही होना चाहिए। मैंने एक पॉडकास्ट में ही सुना था, कोई एक लीडर बता रहे थे कि 8 महीने का जब तक आपके पास बैकअप नहीं है जी,
तो तब तक तो छोड़ो मत कोई भी चीज़। बिल्कुल। 8 महीने का ये सोच के चलो कि हमें पैसा उतना नहीं आएगा। बिल्कुल। राइट। आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस का मतलब ही अप्स एंड डाउन्स हैं, एग्जैक्टली। और आप जॉब में हैं तो आप सिक्योर फॉर्म में हो, तो सिक्योरिटी की तरफ से आप जा रहे हो जहाँ पर आपके लिए चांसेस ज़्यादा हैं, स्कोप ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल्स को तलाश रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क भी रहेगा, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। 8 महीने का या 1 साल का आपके पास बैकअप है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और कुछ भी खुल के काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हाँ बिल्कुल। दुनिया भर की टेंशन रहेगी, सर्वाइवल की टेंशन रहेगी। सबसे बड़ा मेन इशू है सर्वाइवल, सबसे बड़ा मेजर इशू है। और आप कोई भी काम करते हैं, नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, सर्वाइवल सबसे जरूरी है आपके लिए। सर्वाइवल में से ही आपके लिए संभावनाएं बनती हैं। एग्जैक्टली। जी 2003 में जैसे आपने बताया आपने शुरुआत की थी, जी 2003 में डायरेक्ट सेलिंग उस वक्त कैसा था? इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2 डिकेड्स पहले, 20 साल पहले। अभी क्या है कि सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें आ गई तो डायरेक्ट सेलिंग को पूरी दुनिया जानने लग गई है। 2003 में क्या सिचुएशन थी जब इंटरनेट उतना ज़्यादा नहीं था, या फेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें उतना ज़्यादा, हाँ, या फेसबुक तो था ही नहीं उस वक्त। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राइट। देखिए, हमने जब स्टार्ट किया तब मोबाइल भी प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं था, जी जी। तो रेयरली मोबाइल फ़ोन ही हुआ करते थे किसी किसी पर, तो एक मोबाइल होना भी एक स्टेटस सिंबल की बात होती थी। तो इस बिज़नेस में जब हम आए तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। लेकिन हाँ, इस बिज़नेस को लेकर के मार्केट में अवेयरनेस भी नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं गाइडलाइन उसके बाद आई है। एग्जैक्टली। और उसके बाद में इसको लेकर के सारी चीज़ें, सरकार की अवेयरनेस भी बाद में हुई है। तब इस इंडस्ट्री को लेकर ना तो अवेयरनेस थी, ना मन में इतनी सिक्योरिटी थी। लोगों को लगता था कि वो फाइनेंस कंपनियों को भी, चिट फंड्स को भी, इन्वेस्टमेंट कंपनियों को भी, और सबको एक ही मानते थे। ओके। मार्केट में इस तरह की इमेज सब एक है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, चिट फंड है, मनी सर्कुलेशन है, सब कुछ है। तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि लोगों को अवेयर करना इसके प्रति कि सारी चीज़ें अलग अलग हैं। इन्वेस्टमेंट अलग है, चिट फंड अलग है, मनी सर्कुलेशन अलग है, इंश्योरेंस अलग है, फाइनेंस अलग है, और डायरेक्ट सेलिंग अलग है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे जब हम समझे तो हमारे साथ हमको जैसे लोग भी मिले और भी समझने वाले मिले, लेकिन चैलेंजिंग था, लेकिन उसका भी अपना एक मज़ा था। तो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, और सोशल मीडिया होने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो अभी जैसे अवेयरनेस इतनी आज सोशल मीडिया के थ्रू हम कर पाते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, पॉजिटिव भी मानता हूँ मैं। उस समय नहीं था तो मार्केट में नेगेटिविटी इतनी जल्दी नहीं फैलती थी। तो मैं पूछने ही वाला था ये चीज़। तो नेगेटिविटी भी नहीं फैलती थी इतनी ज़्यादा, तो उसके हमें फ़ायदे भी मिले बिज़नेस बनाने में। तो इस तरह से हमने काम की स्टार्ट किया। शुरुआत में मैं पार्ट टाइम करते हुए बिज़नेस को बिल्डअप किया। हमें नहीं मालूम था इस बिज़नेस में 23 साल भी कंप्लीट करेंगे, अभी हुए हैं। और ईश्वर ने चाहा तो लोगों का भरोसा जिताने के लिए, भरोसा बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में 100 साल भी पूरे होंगे लोगों के। ऐसी जनरेशन्स देखने के लिए मिलेंगी। शुरुआत में कोई ऐसे टेस्टिमोनियल्स नहीं होते थे कि इस इंडस्ट्री की वजह से किसी ने 1 करोड़ भी कमाया होगा। लेकिन आज ऐसी टेस्टिमोनियल्स देखने के लिए हज़ारों मिल रही हैं, सैकड़ों मिल रही हैं, जो इसी बिज़नेस की वजह से 50 करोड़ के लोग बने हैं या ऐसे ज़्यादा के लोग। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। 2003 उस वक्त काफ़ी आपकी एज भी बहुत कम रही होगी। बिल्कुल है, आज मुझे 23 साल का हुए तो जाहिर है 23 साल छोटा ही था। राइट। और इसमें एक्चुअली मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा इस चीज़ को जानने की बन रही है। गवर्नमेंट जॉब में ना हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस टाइम पे तो बहुत एटीट्यूड भी होता बिल्कुल, और यंग है, और बिल्कुल यंग एज में आपको जॉब मिला है तो रहता है कि हाँ भाई आपके पास जॉब है। तो हाँ, ऐसे में कोई नया बंदा कोई चीज़ बताए तो हम अच्छे से जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो किसी ना किसी प्राइवेट जॉब पे या गवर्नमेंट जॉब पे रहे होंगे, बट स्टिल उनके पास लोग आ रहे हैं, उन्हें भगा देते हैं। जी। तो ऐसी क्या बात आपको स्ट्राइक कर गई कि यस इसमें करना चाहिए और पार्ट टाइम ही करना चाहिए, मेरा टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जी। ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, और बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि जो भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े हैं तो क्या ऐसी वजह है जो उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। तो जब मैंने इस बिज़नेस को देखा तो मुझे एक कैलकुलेशन समझ में आई। हालांकि चाचा जी के थ्रू मुझे बिज़नेस इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, आपके फैमिली मेंबर? मेरे फैमिली मेम्बर थे, वो गाँव में थे, वो भी टीचर थे, तो उनके थ्रू मुझे बिज़नेस इंट्रोड्यूस हुआ। तो फैमिली प्रेशर था इसको करने का। अच्छा। अदरवाइज मैं करना नहीं चाहता था, तो उनकी वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने इसको समझा। इस वजह से पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया होगा। सपोर्ट किया। तो वो घर में चाचा जी आ रहे हैं गांव से, इसलिए तो उनको रिस्पेक्ट देनी थी, उनकी बात को रिगार्ड करना था। तो जस्ट रिगार्ड देने की वजह से समझ लिया इसको। लेकिन
थैंक करता हूँ चाचा जी को जिन्होंने इसको समझाने के लिए बोला, और धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया। और समझ में आया तो चाचा जी को कितना समझ में आया मालूम नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया। क्या बात है। तो इसमें 2 चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया। पहली चीज़ ये थी कि मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब में मैंने अपने साथियों को, इवन हमारे साथ में जो हमारा भविष्य है, जो रिटायरमेंट तक पहुंच रहे हैं, उन टीचर्स की कैलकुलेशन लगा के देख ली कि अगर हम 25 साल से जॉब स्टार्ट कर रहे हैं और 62 तक जॉब करेंगे तो अमूमन 35 ईयर्स तक जॉब रहता है। हाँ जी। तो 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद में हमें पूरी लाइफ का क्या रिवार्ड मिलने वाला, फाइनेंशियल रिवार्ड। तो वो हमने कैलकुलेशन कर लिया। फिर इस बिज़नेस का भी कैलकुलेशन करके देखा कि इस बिज़नेस को अगर 10 साल करते हैं, 1 दशक के लिए, तो हम यहाँ की कैलकुलेशंस बनाई और अपनी क्षमताओं को लेकर के भी, और मतलब लोअर साइड हमने कैलकुलेशन की, तो समझ में आया कि यहाँ से सेकंड जनरेशन जो हमारी है वो सिक्योर हो सकती है। क्या बात। ये समझ में आया। और इसको लेके एकदम बोल्ड नहीं आ गए कि सब छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, ऐसे डिसीजंस नहीं लिए। हमने इस बिज़नेस को शुरुआत में पार्ट टाइम बिल्डअप किया, जैसे मैंने पहले बताया। अपने कुछ में प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाता था, तो वहाँ के बैकअप्स थे, सैलरी का बैकअप था, घर में रहता था तो कोई खर्चे नहीं थे, घर वालों का बैकअप था, घर वालों ने मुझे सपोर्ट भी किया, थैंक्स टू माय पेरेंट्स। क्या बात। उनका सपोर्ट मिला, इस वजह से मैं बिज़नेस को कर पाया और बहुत अच्छा बना भगवान की कृपा से। इस बिज़नेस में जो सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा पाया, मैं कह सकता हूँ 100 टाइम ज़्यादा पाया। इसी से रिलेटेड एक सवाल बनता है, आपके अंकल ने, आपके चाचा जी ने आपको अप्रोच किया, कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि अपने नेम बैंक में या हम अपने जानने वाले अपने रिश्तेदारों में अप्रोच नहीं करते क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी मिल जाती है हमें, लेकिन हम सोचते हैं कि ये बिज़नेस स्ट्रेंजर्स के साथ ही अच्छे से किया जा सकता है। आपने इसे गलत प्रूव करके दिखा दिया। उसमें जैसे कह सकते हैं कि गलत किया या सही किया वो तो समय बताता है, लेकिन ये था कि चाचा जी का एक इम्प्रेशन था। हाँ। और उस इम्प्रेशन की वजह से हमने बात को सुना ध्यान से। तो कई बार ये रहता है कि हम अपने कलीग्स में, अपने नोन्स में इस बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में, इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उनकी क्षमताओं पर, हमारी क्षमताओं पर उनको डाउट रहते हैं कि ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमें उन्हीं रूप में देखा होता है। स्ट्रेंजर्स इस बिज़नेस को समझते हैं, लेकिन उनको समझाने में, हमारी बात को रखने में थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन अगर वहाँ तक बात पहुँच जाती है तो आपको अपनी लीडरशिप मिल जाती है। राइट। ये है। दूसरी बात यह है कि जॉब आपको क्विट करने का रीज़न भी बन सकता है, इस बिज़नेस को करने का रीज़न भी बन सकता है। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब को इस बिज़नेस को करने की प्रेरणा बनाया। वाह। तो अगर मेरे पास एक रीज़न था कि गवर्नमेंट जॉब है तो मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूँ, ये आसान था मेरे लिए। आसान था। और सबके साथ ये होता है, 99% लोगों के साथ है कि आप सेफ हो तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, कंफर्ट जोन। हाँ। तो मेरे पास जॉब था, इसलिए मैंने जॉब को करने का रीज़न बनाया कि मेरे पास तो जॉब है, मेरे को कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं है, मेरे को इस बिज़नेस को करने के लिए मेरे पास प्रेरणा है, तो मुझे तो करना ही चाहिए। ये बिज़नेस वो लोग ना कर पाएँ जिनके पास चैलेंजेस हैं, सर्वाइवल चैलेंजेस हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे, चलेगा। लेकिन मेरे पास सर्वाइवल कोई इशूज़ नहीं है, फैमिली सपोर्ट मेरे पास है और मैं थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी हूँ, तो मुझे तो करना ही चाहिए। तो और हम जैसे लोग करेंगे तो आगे रास्ते तैयार होंगे, आगे रास्ते बनेंगे। एग्जैक्टली। तो मैंने इसको करने का रीज़न बनाया। करेक्ट। यस, ये बहुत बड़ी आपने बात कही है। हम कंफर्ट जोन में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि भाई हमारे पास इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, सर्वाइवल होता जा रहा है, तो हम और कुछ नहीं ट्राई करने का कोशिश करते। नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठी होती है कि जो पैसा ज़्यादा कमाता है वो कहीं फ्रॉड करके कमा रहा है, नहीं ऐसा ऐसा लोगों के दिमाग में आ जाता है, और लोग इसीलिए शायद ज़िंदगी भर मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल जीते रहते हैं। राइट। इस बारे में मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहूँगा कि लोगों को इस तरह से हटके करना चाहिए, कुछ रिस्क लेना चाहिए, ताकि वो आगे की जो जनरेशन है वो फिर एक हम खुद भी लग्जरियस लाइफ जिए और आगे की जनरेशन्स भी डिज़र्व करती है। देखिए, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा ये बात कि जो गरीब और गरीब बन रहे हैं, अमीर और अमीर बन रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि गरीबों ने गरीब बनने के नियम अपना रखे हैं। हाँ जी। और अमीर ने अमीर होने के नियमों को फॉलो कर रखा है। ओके। तब मैं शॉक्ड हुआ कि अमीर होने के भी कुछ नियम होते हैं, गरीब बने रहने के भी कुछ नियम होते हैं। तो हम लोग जानबूझ के नहीं करते, अननोइंगली करते रहते हैं। तो ये उसके बैक ऑफ माइंड में मालूम नहीं होता। तो हम जहाँ पर जिस परिवार में रहते हैं, तो जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो वहाँ पर हमारी परवरिश इस तरह की रहती है कि अमूमन ये रहता है कि पैसा मतलब इतना इजी नहीं है। तो वो इजी वर्ड जो इजी नहीं है, ये हमारे बैक ऑफ माइंड में चला जाता है। तो फिर ठीक है, इसलिए हम लोग सभी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, हम सेफेस्ट रहना चाहते हैं, सेफ जोन की तरफ रहना चाहते हैं, कंफर्ट में जाना चाहते हैं, सेफ रहें, सेफ खेलें।
लेकिन हाँ ये है कि बिज़नेस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको तलाशनी है तो जाहिर है कि आपको एक स्टेप आगे आना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। और वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने जो कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ेंगे, बाउंड्रीज़ को नहीं तोड़ेंगे आप, तो किसी न किसी को बाउंड्रीज तो तोड़नी ही पड़ेंगी। अगर आपको सेकंड जनरेशन को तैयार करना है, उनका भविष्य सिक्योर करना है, तो उस बाउंड्रीज को तोड़ेंगे तो कोई तो तोड़ेगा ही एटलीस्ट। या तो आप तोड़ लें, नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन में से कोई तोड़ेगा, तभी आप उससे निकल पाएंगे बाहर। तो पैसा इस बिज़नेस में बहुत है और आप टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री का मेन जो निचोड़ यही है कि टाइम कंपाउंडिंग करके आप पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए और कोई मौका हमारे पास है नहीं बत्रा जी। हम और आप जैसे अगर मिडिल क्लास लोग हैं और हमको अगर मोर देन 1 लाख रुपये चाहिए, मैं बहुत छोटी बात करता हूँ, मोर देन 1 लाख चाहिए, तो हम जहाँ पर जॉब में 8 घंटे 10 घंटे जॉब करेंगे तो जाहिर उतना ही कमा पाएंगे। तो अपने लिए एक और बत्रा जी आपके लिए काम करें, तो आप तो कर ही रहे हो, एक और बत्रा जी आपके लिए काम करे, सैलरी आपको मिले, तो आपको 2 रखने पड़ेंगे ना, तो एक और बत्रा जी कहाँ से आएंगे? तो फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्यों एक ही करें, हम 100 को भी रख सकते हैं। तो अगर हम अपने 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में 100 टाइम कर पाए तो लाइफ के 100 टाइम अचीवमेंट्स हो गए, तो बेटर है। और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो हमारा हीरो भी बाहर निकलेगा। ऐसी कहावत भी है, देयर इज अ हीरो विद इन यू। हर एक के अंदर कोई ना कोई हीरो होता ही है, तो सबके अंदर छुपा बैठा है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बीच में बात कही थी, अमीर लोगों के भी वो रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, और रूल सबसे बड़ा यही है आपने जो बताया, कंपाउंडिंग एक सबसे बड़ा रूल है। अकेले अगर वो अमीर आदमी बनना चाहे तो नहीं बन सकता। इट नीड्स पावर ऑफ पीपल, एक पावर ऑफ टीम चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग चाहिए। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही। आपने एक बात और भी बोली थी कि जैसे जब पैसा आता है तो पैसे के बारे में नॉर्मल लोगों की राय ये है कि ये मतलब 2 नंबर से बना रहे होंगे, तो ये भी गरीब होने का ही नियम है अपना रखा। क्या बात है, एग्जैक्टली। क्योंकि 2 नंबर का मतलब क्या, 2 नंबर का अगर आप देखेंगे कि आज अगर 2 नाम लेते हैं, लेजेंडरी नाम है, मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। राइट। तो ये लोग तो बिजनेसमैन तो देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करते हैं, सरकार चला रहे हैं, हमारे जैसे एम्प्लॉय जो लोग उनको सैलरी वहीं से मिल रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये तो गरीब होने का नियम है। तो पैसा दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे ज़्यादा प्यार करने लायक है। और ज़िंदगी में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान नहीं है पैसा, लेकिन भगवान की कृपा है पैसा। तो कृपा समझ के उसको जरूर अर्न करना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी की पूजा इतनी क्यों होती? राइट। तो ये हमें भी पूजा करनी चाहिए, और मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगा लक्ष्मी जी को बहुत प्यार करना चाहिए। राइट। तो बहुत अच्छे से आपने डिफरेंस बताया कि अमीर लोग क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब क्यों गरीब हो रहे हैं। माइंड सेट का सारा खेल है। जी बिल्कुल, सारा माइंड सेट का खेल है। सर, आपके बारे में मैंने चीज़ें पढ़ी, जब जाना तो ये समझ में आया कि आपने विलेज एरियाज़ में जो अनप्रिविलेज्ड हमारे भाई बहन हैं, हमारा परिवार है, वहाँ पे आपने बहुत काम किया है जी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि क्या क्या काम कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए। देखिए बत्रा जी, आज सरकार का सबसे बड़ा मेन चैलेंज है, और सरकार के जो मिशन चल रहे हैं तो उनमें सबसे मुख्य तौर पे है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसको न तो आज की सरकार, ना पिछली, ना भविष्य में जो आएगी, वो सबके सामने चैलेंज है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प नहीं निकल रहा। ठीक है, इवन आज बीटेक करने का ट्रेंड है, लेकिन बीटेक वालों को भी 15,000 20,000 रुपये का जॉब भी मुश्किल से मिल पा रहा है, बहुत मुश्किल से। राइट, है ना, रेयरली है। बाकी आप सोचें जो IITians हैं तो IITian तक पहुँचते कितने हैं, तो एक बड़ा चैलेंज है। तो इसका क्या एक सॉल्यूशन कहाँ से हो सकता है, कैसे निकल सकता है? तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अभी एक रियलिटी शो में नारायण मूर्ति जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया जोमेटो के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है कि भाई हाँ, हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, हम इतनी बड़ी कंपनी हैं, तो क्या हुआ? इतनी बड़ी कंपनी तो क्या हुआ? इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या हुआ? लेकिन इन्फोसिस इतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पाई, लेकिन जोमेटो ने इतनी जॉब क्रिएट किए, स्पेशली फॉर द इलिटरेट, मतलब जो एजुकेटेड नहीं है। हाँ, और फिजिकली चैलेंज लोग हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, उनकी दाल रोटी चल रही है, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो हर वो इंडस्ट्री, हर वो प्लेटफॉर्म अप्रिसिएशन का हकदार है जो आज किसी एक आदमी को जॉब दे रहा है। मैं हजारों लाखों की बात नहीं कर रहा, एक डिपेंडेंट बंदा है जिसको फैमिली और सर्वाइवल चैलेंजेस हैं, अगर एक घर में भी चूल्हा जल रहा है और किसी एक व्यक्ति के माध्यम से, तो वो अप्रिसिएशन का हकदार है और उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर बत्रा जी के माध्यम से आप जो काम कर रहे हैं उसे एक और आदमी को जॉब मिलता है तो बत्रा जी को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या बात। तो ये काम बखूबी कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पढ़े लिखे भी हैं, गांव से भी हैं, शहर से भी हैं, स्पेशली हमारी महिलाएं, वुमेन एम्पावरमेंट आज एक मेन हमारा मिशन है। जेंडर इक्वलिटी,
इस पे इंडस्ट्री काम करे, जेंडर इक्वलिटी पे काम कर रही है, स्किल इंडिया, हमारा डिजिटल इंडिया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रूरल में हैं उनके पैन कार्ड तैयार हो रहे हैं, वो डिजिटली स्ट्रांग हो रहे हैं और उनके अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, वो अपने ITR भरना सीख रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने की वजह से उनको अवेयरनेस आ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के देश में एक चैलेंज है, सरकार ने इस तरफ हमारी अवेयरनेस बढ़ाई है, तो ये इंडस्ट्री बहुत इन्वॉल्व हो रही है, वहाँ पर लोगों को अवेयर कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि आज यूथ एम्पावरमेंट, तो उसको लेके कई यूथ हैं, हम देखते हैं कोटा में इतने सारे केसेस आते हैं, कोचिंग क्लासेस में इतने सारे केस आते हैं कि बच्चे अगर फाइट नहीं कर पाते तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आज की डेट में उनके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी है नहीं, तो उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जहाँ से वो इन सब चीज़ों को फेस करना सीखें। आज का यूथ है वो रिजेक्शन को जानता ही नहीं, वो आज अगर रिजेक्शन को फेस करना नहीं जानेगा तो आगे लाइफ में कैसे बढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये इंडस्ट्री जो है ये महत्व बताती है कि रिजेक्शन की क्या पावर है आपके लिए, कि रिजेक्शन आपके जीवन में, स्ट्रगल आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, ये इंडस्ट्री रूबरू कराती है। चाहे वो यूथ हैं, चाहे गाँव से जुड़े हुए हैं, चाहे महिलाएं हैं, हमारी आज बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारी बहुत सारी बहनें हैं, आज पिछले 23 सालों में जो अपने पैरों पे खड़ी हुई, अपने परिवार के लिए सपोर्ट कर रही हैं, अपने पति का मजबूत कंधे से कंधा मिलकर काम कर रही हैं, और उन्होंने एक प्राउड एक स्पाउस के रूप में, एक पार्टनर के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभाला है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हर वर्ग के लोगों ने आज इसमें करियर बनाया है। यूथ हैं वो बहुत आज अपने घर के लिए प्राउड बन रहे हैं, बहुत सारे हैं, कम एज में उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़े कमाल बनाए हैं, करके दिखाए हैं। तो मैं खुद भी उनसे इंस्पायर होता हूँ, खुद हमारी टीम में है लेकिन हम उनसे इंस्पायर होते हैं। क्या बात। तो उनकी लाइफ को देख के, उनके स्ट्रगल्स को देख करके, और कई बार लोग गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, ये इंडस्ट्री सिखाती है। लाइफ में अदरवाइज आदमी हार जाता है, हार मान लेता है। तो ये सब चीज़ों पे इंडस्ट्री काम कर रही है, और मैं अपने आप को मतलब लकी मानता हूँ कि मुझे भी इससे इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला, और जगह जगह, गांव, शहर, हर क्षेत्र में, आज देश के लगभग कोने कोने में मैंने विजिट किया है पूरे 23 सालों में। तो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, हमारा देश ही ऐसा है, एक खूबी है, सबको देखने का, नज़दीक से जानने का मौका मिला। और जब ये इंडस्ट्री की वजह से एक घर में खुशियाँ पहुँचती हैं, तो केवल खुशियों का मतलब कार, घर, बंगला ये नहीं है। खुशियों का मतलब है कि किसी बच्चे को पढ़ाना है और पढ़ाई के लिए फीस नहीं अरेंज हो पा रही है, आज वो अच्छे से पढ़ रहा है। राइट। आज घर में मतलब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, सर्वाइवल के चैलेंजेस वो बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं, और वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अवेयरनेस आ रही है। क्या बात है। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री दे रही है, जो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मुझे भी मौका मिला इस इंडस्ट्री के थ्रू ये सब कुछ करने का, सेवा देने का, तो मैं अपने आप को थैंकफुल मानता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप गांव-गांव में जा रहे हैं और उस वर्क को पकड़ रहे हैं जो शायद 5,000 भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है महीने का। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। इट्स नाइस। 140 करोड़ की हमारी जो जनता है, सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती सबको। तो दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल। और ये सरकार की ही चाहत है कि हम लोग सब बिजनेस करें, एंड डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बेहतर ऑप्शन है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर ऑप्शन है, बेहतर विकल्प है, और अगर आपके पास कोई बेहतर दूसरा विकल्प है तो वो भी करिए। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास एक बेहतर विकल्प है, जहाँ पर आप अपने आप को एजुकेट करते हुए, अवेयर करते हुए आप लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। राइट। और हर एक की लाइफ में भगवान ने कुछ न कुछ तो दिया ही हुआ था, तो वो जो छुपा हुआ है वो बाहर निकालने के लिए भी तो कोई एक रास्ता चाहिए। एग्जैक्टली। तो डायरेक्ट सेलिंग एक मौका बन सकता है। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बेटे को 2 साल के लिए डायरेक्ट सेलिंग जरूर करवाऊंगा, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो। तो मुझे लगता है सिर्फ अनप्रिविलेज्ड या अनएजुकेटेड या इलिटरेट नहीं, एजुकेटेड वर्क को भी इसके अंदर अच्छे से आना चाहिए। MBA वालों को इसके अंदर आना चाहिए जी, PhD वालों को इसके अंदर आना चाहिए जी। अच्छी जो जॉब कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को पार्ट टाइम करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये है जो हमें मजबूत बनाती है कहीं ना कहीं। देखिए, इसकी सपोर्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बत्रा जी। जैसे आपने देखा कि आज वर्ल्ड के बहुत सारे मेजर कंट्रीज़ में हर घर में से एक यूथ को या एक फैमिली मेम्बर को आर्मी की ट्रेनिंग करना कंपलसरी है या होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या वो फेवर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो डिसिप्लिन है, जो डिटर्मिनेशन है, वो जो आर्मी से मिलता है, तो वो जो लाइफ में कुछ करने का जज्बा जो आर्मी सिखाती है, जो देती है, अपने देश के प्रति अपने प्रेम, वो सारी चीज़ें
लॉयल्टी, वो सारी चीज़ें आर्मी से मिलती हैं। वाह, तो वो हर घर में से एक जाता है तो वो कंट्री के लिए सबसे, इससे वो बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को हम मानते थे और हमारे देश में भी हो तो सबसे बेहतर है। तो ऐसे ही उसी परिप्रेक्ष्य में ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आर्मी में भी आदमी को जाने से उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिवार्ड आते हैं, करेक्ट, चाहे वो ट्रेनिंग कुछ ही दिन की क्यों ना हो। इसी तरह से हर घर में से एक यूथ को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में यहाँ पर ट्रेनिंग, यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। 1 साल 2 साल वो लाइफ में कभी भी मतलब रिजेक्शन को ऐसे हैंडल कर लेगा। राइट राइट। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे प्रोफाइल के लोग आते हैं और इवन ब्यूरोक्रेट्स में भी हैं, हर तरह के बिजनेसमैन भी हैं। तो वो लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चे को आप अपने साथ रखिए 1 साल 2 साल। तो उनको फाइनेंशियली ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अच्छे क्लास में हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि लाइफ में इसको रिजेक्शन क्या होता है, इसको कैसे हैंडल करना है, ये सीखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग आना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और ये अवेयरनेस आज बढ़ रही है भारत में। राइट। तो इस बात को लेके मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत हैप्पी हूँ कि ये अवेयरनेस आज आ रही है, जो आज से 10 साल पहले नहीं थी। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी अच्छी चीज़ है, दैट इज़ ट्रैवलिंग। जी, बड़े बड़े लोग इस चीज़ को मानते हैं और हर कोई इसे कहता है कि बच्चों को 12th के बाद पूरे इंडिया को घूमना चाहिए, बिल्कुल, लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वो फिर उसके बाद उसे किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी MBAs फेल हैं उसके आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड डायरेक्ट सेलिंग हमें मौका देता है कि हम शहर शहर जाके, गांव गांव जाकर लोगों से मिलते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। आप अपनी फैमिली के दायरे को पैन इंडिया बना सकते हैं। हाँ, आप अगर नॉर्थ के हो तो साउथ में आपकी फैमिली तैयार हो सकती है, आप साउथ से हो तो आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में। और लास्ट 23 ईयर्स में मुझे तो घर घर, गांव गांव, जगह जगह, हर प्रांत को देखने का, नज़दीक से जानने का मौका मिला। तो ये हम सिर्फ पैसे से रिवार्ड्स को देखते हैं, लेकिन पैसा ही एक पार्ट है रिवार्ड्स का। फाइनेंस आपका एक से एक पार्ट है रिवार्ड का, लेकिन हिडन इसमें बहुत सारे रिवार्ड्स हैं। करेक्ट। कोई मेरे से पूछे कि 23 सालों माधव जी आपने इसमें क्या पाया, तो मैं बताते बताते शायद इतनी मोटी किताब लिख जाएगी। बताने के लिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, इसके मेरे पास में 1000 रीजंस हैं। राइट। क्यों करना चाहिए, तो ये। एंड अभी रिसेंटली सर आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि नॉर्थ ईस्ट में एक बंदा, एक सिंगर हैं बहुत बड़े, जो एक्सपायर हो गए थे जी। और इतने बड़े बड़े जुलूस निकले, इतने इतने लोग रो रहे हैं, शोक बना रहे हैं। उसका रीज़न क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ था उनके साथ। जी। वही चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में हमें देखने को मिलती है। जब हम एक बड़ी टीम बनाते हैं, आपने जैसे परिवार का जिक्र किया, तो सारा ही एक बड़ा परिवार बन जाता है। एंड जब यहाँ से जब संसार को हम छोड़ के जाएंगे तो आगे के लिए भी एक बड़ी एक लेगेसी लेके जाते हैं। बिल्कुल वो। और इसके अलावा अगर ये आप काम कर लेते हो, लोगों के दिलों में जगह बना लेते हो, तो वो पैसे से भी ऊपर। सर 22-23 साल की डायरेक्ट सेलिंग की एक लंबी जर्नी आपकी रही है। आई एम श्योर आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे। कभी कोई ऐसा बिल्कुल डाउन मोमेंट आया हो, बिल्कुल एक बड़ी डाउनफॉल आई हो, उसके बारे में ज़रूर बताएं। क्या वो डाउनफॉल थी और उससे आप बाहर कैसे निकले? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग करते हुए हज़ार के हज़ार लोगों का ये प्रश्न होता है कि उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, तो उतार के बाद चढ़ाव कैसे आए। ये चैलेंज हर आदमी को फेस करना होता है। और मैंने तो अब ये जाना है कि इसके बिना सक्सेस आती नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं 2003 में स्टार्ट किया था, 2003, 2004, 2005, 3 साल मैंने बहुत अच्छा इसमें रिवार्ड लेना शुरू किया। अच्छा, शुरू से आपने रिवॉर्ड्स लेने शुरू बहुत अच्छा, मतलब बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस थी। फॉरेन ट्रिप्स, कार, घर में पैसा। जब आप पार्ट टाइम कर रहे थे तब? पार्ट टाइम कर रहा था। और उस समय मैं 1 लाख रुपए महीने अर्न कर रहा था। वाह। तो आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी आप समझ लीजिए। आपकी सरकारी जॉब की सैलरी कम होती थी उस टाइम कंपैरेटिवली? बहुत कम होती थी, उससे 10 टाइम हो गया। वाह। तो लेकिन चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं चलती हैं, आप सब जानते हैं। तो प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। दिन है तो रात भी होती है, रात है तो दिन भी होती है, सूर्यास्त है तो सूर्योदय भी होता है। तो कभी भी इसी चीज़ें एक जैसी नहीं चलती हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। 4 साल के बाद 2006 में मेरे साथ में डाउनफॉल हुआ। और डाउनफॉल ऐसा हुआ कि बिजनेस गिरा, टीम्स टूटी, लीडर्स इधर उधर हुए, कुछ नेगेटिव हुए, कुछ और अदर कंपनी के चैलेंजेस भी हुए। तो लीडरशिप के रीजंस बहुत सारे रहते हैं, कोई एक रीज़न नहीं रहता है। लेकिन अल्टीमेटली मेरी इनकम डाउन आ गई, और इतनी आ गई कि मैं 1 लाख रुपए से सीधे 1000 रुपये पर आ गया। ओहो। तो लेकिन कोई चिंता की बात इसलिए नहीं थी, क्योंकि 1000 से 1 लाख पे भी तो हम ही पहुंचे थे। तो दोबारा से भी शुरुआत की जा सकती है। मुझे वहाँ पर खड़े रहने में 2-3 चीज़ों ने मदद किया, हेल्प किया।
अदरवाइज़ मैं क्विट कर सकता था। एक तो ये था कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, वाह, तो मैं हमेशा जो इनकम आती थी उसमें से सेविंग्स करता था। उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड था, घर वालों का सपोर्ट था हर तरह से, तो मेरे पास में बैकअप्स थे। पिछले जो ट्यूशन पढ़ाता था वहाँ के बैकअप्स थे, मैंने यहाँ से जो पैसा कमाया उसका बैकअप्स था। राइट, तो मैंने पैसे को मिसयूज़ नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, वाह, तो वो मेरे बैकअप्स थे। दूसरा, मुझे भरोसा था कि कुछ न कुछ कमियां रही हैं जिनकी वजह से ये टीम टूटी है, उनको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, उस पर काम करेंगे। और सोशल मीडिया इतनी अवेयरनेस थी नहीं, तो कुछ मालूम नहीं था, दिमाग में सिर्फ एक ही था, पट्टी बंधी हुई है, यही करना है जो कुछ होना है। बिल्कुल। तो एक बार किया हुआ, 3 साल 4 साल दोबारा करेंगे फिर हो जाएगा, इतना भरोसा था। तो कुछ हमारे साथी थे, वो भी हमारी तरह ही मतलब लॉयल थे, करना चाहते थे, और उनकी लाइफ में बस यही एम था कि यही कुछ करना है। राइट, तो उनके साथ हुए और जोड़ियां बनी, और दोबारा से फिर एकदम रातों रात कभी नहीं होगा, थोड़ा आपको तैयारी करके चलनी चाहिए। तो मेरे को दोबारा से कमबैक करने में 3 साल फिर से लगे, 2006, 2007, 2008 और 2009 आते आते हम फिर से बूस्टअप कर गए, वाह। और उसके बाद फिर लगातार सूर्योदय हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात बताई सर आपने। 99% एक तरह से आपका बिजनेस गिर गया था, बिल्कुल। लेकिन आपने वो माइंडसेट मजबूत रखा अपना कि करना तो इसी में ही है। ऐसे नहीं कि मैं कंपनी चेंज कर लेता हूँ जी, वो या मोस्टली लोगों मैं के डिसीजन रहते हैं, छोड़ कंपनी देता हूँ, चेंज कर direct लो, selling। छोड़ दो, क्विट करो, कुछ होता नहीं है। तो चैलेंज आएगा, वो चैलेंज से अगर आप आउटकम करते हो, बाहर निकलते हो, वही आपको मजबूत बनाता है। करेक्ट, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई रिजेक्शंस हैं, उनको सहन करना सीखिए, उनसे निकलना सीखिए, अपने आप को खुद को मजबूत बनाइए, खुद को तैयार करिए, सीखिए, समझिए, आपके सीनियर्स के साथ बैठिए, समझिए, बुक्स पढ़िए, अपने आप को इवोल्यूशन करिए, और कौन सी चीज़ें रहीं जिनकी वजह से कमियां हुई, उन सब चीज़ों पर काम करिए, उनको पॉइंट आउट करिए, और दोबारा से इम्प्रूव करके फिर से खड़े रहिए, और देखिए आने वाले समय में आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। राइट। और इवेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है जी। है ना, कि इवेंट्स और फंक्शंस कंपनी के हों, उसे कभी मिस ना करें। जी, उसमें बड़ा एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन रहता है। अब आपको आपसे रूबरू कराने के लिए कोई तीसरा होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने भी हमको इसलिए बनाया, इसलिए भेजा को भगवान भी स्वयं को कैसे देखे, मैं क्या कर सकता हूँ। वाह। तो खुद को देखने के लिए एक मिरर चाहिए, तो उन्होंने मिरर रूप में हमको भेज दिया कि देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ ह्यूमन फॉर्म में। तो सबके अंदर पोटेंशियल तो है ही, संभावनाएं सबके अंदर डाल दी हैं, करेक्ट। और ये चीज़ें भी डाल दी भूलने के लिए। तो ऐसे ही ये बिज़नेस में भी है, तो बिज़नेस में भी आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे, कई बार चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आपके अंदर का जो हीरो छुपा हुआ है उसको निकालने के लिए कोई थर्ड पर्सन चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो थर्ड पर्सन, कोई मीटिंग होगी, कोई सेमिनार होगा, कोई मोटिवेशनल ट्रेनर होगा, कोई आपका अपलाइन होगा, कोई आपकी सेल्फ हेल्प बुक होगी, वो आपको आपसे रूबरू कराएगी। तो वो सारी चीज़ों का रोल है आपके लिए, और लाइफ के हर सेगमेंट में है वो, मतलब ऑन केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं है, हर जगह काम आती है चीज़ें वो। तो हमारे बिज़नेस में भी यही है, सारे एक्टिविटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है, और जो लोग इनको समझते हैं, इनकी वैल्यू समझते हैं, तो इन्वॉल्व होकर के आगे बढ़ते भी हैं, बढ़ रहे हैं। राइट, राइट। मैंने भी कई डायरेक्ट सेलिंग इवेंट्स अटेंड किए हैं, मौका मिला बुक लॉन्च पार्टीज़ में जाने का, क्योंकि एमिनेंट पब्लिकेशंस हैं, जी, तो इतना मोटिवेशन भरा होता है, जुनून, जोश, और 60 साल के व्यक्तियों में, जी, 65 साल उम्र है, और जी, देखने में वो लग रहे हैं कि ये 35-40 साल की उम्र लगती होगी। ऐसे वो जोश कायम रहता है। एक बंदा मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नौजवान रहता है सारी उम्र। आप सोशल या कॉरपोरेट्स या कोई भी किसी तरह का इवेंट अटेंड करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग अटेंड करेंगे, तो आपको अलग ही चीज़ें दिखाई देंगी। यस। डायरेक्ट सेलिंग का मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेवल टॉप रहता है, और वही एक नशा है, वो नशा है, वही नशा वो है। एक एडिक्शन है, और वो एडिक्शन है जो आपको वहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए काफ़ी रहता है। राइट। और तो यहाँ बोलते हैं मैं 60 साल का युवा हूँ, जहाँ 60 साल का जवान हूँ। अच्छा। बिल्कुल, ऐसे कहने के लिए मिलेंगे आपको। हाँ। तो बिल्कुल चीज़ें हैं, काम करती आपकी हैं। एज क्या है सर? मेरी एज, मैंने 22 में स्टार्ट किया था, 23 इयर्स हो गए मुझे, मैं 45 क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस कर दिया। ओके। रनिंग 46 में हूँ। नाइस। जी, ये जोश बना के रखता है, एक पर्सनालिटी बना के रखता है, वरना बिल्कुल। 30 की उम्र में पेट बाहर आ जाते हैं लोगों के। तो क्योंकि उन्हें स्टेज पे नहीं जाना, लोगों को ऐसे फंक्शंस में नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे हमें जाना होता है, तो वी मेंटेन आवरसेल्फ। तो डायरेक्ट सेलर सबने हमको मेंटेन। बिल्कुल, देखिए सक्सेस का मतलब ये तो है नहीं सिर्फ आप पैसे में पहुँच गए, आपने 100 करोड़ का आदमी बने। सक्सेस का मतलब तो यह नहीं है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, स्पिरिट है, स्पिरिचुअलिटी है, सोशली आप बूस्टअप कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है,
तो आपके जीवन में जो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो हर एक को आप अचीव कर रहे हो, वही ओवरऑल मिला के सक्सेस है। एग्जैक्ट। तो लाइफ में हम जो भी हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं, उनमें हम क्या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं लाइफ में, वही है सक्सेस। तो अगर आपको एक मौका मिला तो यहाँ के माध्यम से ओवरऑल चीज़ों को आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी वो है रिस्पेक्ट। जी, यहाँ आप करके बात करना, जी करके बात करना, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। जो जी, कई दूसरी जगहों पे गाली गलौज भी हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड है हर किसी का, और वही रीज़न है कि वो उन्हें टॉप तक लेके जाता जी। है। और यहीं तक बात सीमित नहीं है, ये बात और भी आगे अगर देखेंगे हम इसे, जी। तो लोगों ने आकर के, जैसे कोई एडिक्शन थे, नशा करते थे, तो यहाँ आकर के उन्होंने उसको छोड़ दिया। एक माहौल का फर्क पड़ता है ना, कल्चर का, माहौल का, एटमॉस्फेयर का, संगति का जिसे कहते हैं। तो वो इसमें आकर के बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते थे, अल्कोहल लेते थे, या इवन कई लोग तो ऐसे हुए जो पूरी तरह वेजिटेरियन हो गए यहाँ आकर के, और उन्होंने घर से कॉम्प्लीमेंट्स आए कि आज हमारे हस्बैंड ने ये सब चीज़ों को त्याग दिया, हम बहुत खुश हैं, इसमें पैसा कमाए ना कमाए लेकिन हमारी फैमिली बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों के अंदर कमियाँ थी, उन्होंने स्वतः ही अपने आप, किसी कहने से नहीं, एक एटमॉस्फेयर में आने की वजह से उन्होंने खुद ही ये सब चीज़ों को छोड़ा और एक स्टेप और आगे गए, और लाइफ में उनको बहुत सारी हैप्पीनेस अचीव हो रही है। और यही ओवरऑल सक्सेस की बात आपने बहुत अच्छी कही कि सिर्फ पैसा नहीं, स्पिरिचुअली ग्रो करना, फिजिकली ग्रो करना, पर्सनालिटी को अच्छा करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स, एग्जैक्टली, रिलेशनशिप्स वो उसी का पार्ट है। जी, हाँ, बिल्कुल। वरना हम मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और घर पे हमारा रिलेशन सही नहीं है घर वालों से, तो वो बात नहीं बनती। हम यहाँ पे एक रिस्पेक्ट सीखते हैं, आपस में रिस्पेक्ट करते हैं, और फैमिली में भी हम वो वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। जी। मर्सिडीज को ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, आप गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका एक पार्ट है वो, तो वहाँ पर भी आप क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं। सपोज आप 5 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, तो आप 10 में जाना चाहते हैं, 20 में, 30 में, और धीरे धीरे करके आप 1 करोड़ तक पहुँचना चाहते हैं। तो लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट को इम्प्रूव करना चाहेंगे या ओवरऑल करना चाहेंगे? ओवरऑल। तो ओवरऑल ही सक्सेस होती है। तो आप मर्सिडीज तक भी जाइए, अच्छा है, लेकिन फिर आप सब चीज़ों को भी इम्प्रूव करिए ओवरऑल। फिर आप फैमिली को, लिविंग स्टैंडर्ड को, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इवन, तो आप लाइफ में आपकी एजुकेशन लगता है कि हमने कंप्लीट कर ली, हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन क्या जब वहाँ पर गाड़ी में इम्प्रूवमेंट होगा, तो क्या फिर इकोनॉमिकली हम इम्प्रूव कर रहे हैं? हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस 1 करोड़ से फिर 2, 3, 4 तक पहुँचना चाहिए, गाड़ी का लेवल बढ़ना 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स का 1, 2, 3 स्विट्जरलैंड तक जाना चाहिए। तो ऐसे ही करके हमारे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिर हम रीडिंग हैबिट्स को देखें, क्या हम हमारे धर्म में जो ग्रंथ हैं क्या उनको पढ़ पा रहे हैं, क्या हमारे यहाँ वेद जो इंट्रोड्यूस हुए, उपनिषद इंट्रोड्यूस हुए, क्या हम तक पहुँच पाए, हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य आए, क्या जीवन में ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आए जिन्होंने इतना रियल मीनिंग ज्ञान दिया, तो क्या हम उधर भी इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसको कहते हैं अवेयरनेस। तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री में आकर के हमारी अवेयरनेस लाइफ के प्रति भी बढ़ती है, उन सब चीज़ों के प्रति, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और यस, यहाँ आपकी बातों से मुझे ध्यान आया कि यहाँ एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं इन बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने की, वहीं दूसरी तरफ यूथ में स्पेशली डिस्ट्रैक्शंस चरम सीमा पे पहुँच चुका है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है जी। रील्स खोलो तो 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और वो ऐसे में हम राइट नॉलेज की तरफ कैसे बढ़ें, अपने आप को डाइवर्ट, जहाँ पे माइंड हो चुका है पूरी तरह से, वापस उसे स्ट्रीमलाइन कैसे करें? ये भी एक सवाल बनता है। देखिए, आपका प्रश्न बहुत गहरा है, बहुत डीप है, लेकिन इसको शॉर्टकट में मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि इसके मायने तो बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर यूथ कर सकें तो श्रीमद् भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। क्या बात है। तो हर घर में आजकल पहुँच तो रही हैं, लेकिन सिर्फ पहुँची हुई है अलमारी तक। लेकिन अगर हमने कुछ पढ़ने की कोशिश किया जाए, हो सकता है समझ में ना आए, ये हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि हमारा एक जनरल वे में अगर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में ना आए, तो वो तरीका ढूंढो जिसकी वजह से हम उसे समझ सकें। राइट। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस आपके ख़त्म हो जाएंगे लाइफ में। तो सबसे बड़ा गुरु है श्रीमद् भगवत गीता। तो उन्होंने एक अर्जुन को तैयार किया था भगवान ने। तो जहाँ पर अर्जुन था, गांडीवधारी था, वो सरेंडर कर रहा था। तो ऑलरेडी गांडीवधारी है, मतलब इस प्लेनेट का सबसे बड़ा धनुधर है, वो वहाँ सरेंडर कर रहा है। जब परफॉर्म करने की बारी आई, तो आपने बोला कि यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको उसी वे में कंपेयर कर रहा हूँ, हमारे अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। yes. तो हमारे अर्जुन हैं, लॉर्ड ऑफ अर्जुन हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसको परफॉर्म करने की बारी आई, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए और उनको बड़ा कर दिया, ग्रेजुएट कर दिया।
तो अब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उनको कोई कृष्ण चाहिए। एग्जैक्टली। तो कृष्ण ने सिर्फ उस अर्जुन को जगाने के लिए वो 700 श्लोक नहीं बताए, उन्हें मालूम था युगों युगों तक जो अर्जुन है वो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। राइट। तो उसके लिए उन्होंने पहले तैयार करके रख दिया, तो इसलिए उसको पढ़ने की आवश्यकता है। और जब जब उसको पढ़ेंगे अर्जुन, जब जब उनको सुनेगा तब तब वो तैयार होगा गांडी उठाने के लिए, और तब तब परफॉर्म करेगा। तो हर वो देश का युवा अगर उसको पढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसको वहाँ से एक राइट डायरेक्शन मिलेगा और लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ कर के दिखाने का। क्या बात है। एक तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरा ये मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही हैं, और ऊपर वाले ने सारी चीज़ें क्रिएट ही की हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट होएं, माया है सब, मटेरियल वो है तो लेकिन उसी में से हमें ये भी देखना है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। वाह। अगर हम अवेयर हैं तो अवेयर रहेंगे, लाइफ के हर मोमेंट पे अवेयर हैं, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कही सर आपने। पर्पस स्ट्रांग है, वाई स्ट्रांग है, तो एग्जैक्टली तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यस, भगवत गीता। और अब तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस किताब को खोल के ही पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम भगवत गीता के अच्छी वीडियोस ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं जो हमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो राइट गुरु को ढूंढें और उन्हें फॉलो करें। सोशल मीडिया पे बहुत आज हम एडवांस लेवल पर हैं। आज हर तरह से हमें गाइडेंस मिल रही है, तो आज उस चीज़ की कोई कमी नहीं है। ज्ञान की ढूंढने निकलोगे, अथाह ज्ञान है। चॉइस मेरी है, बस मैं क्या ढूंढ रहा हूँ ये डिपेंड करता है। क्या ढूंढने के लिए निकला हुआ, क्या मैं एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा हूँ या फिर मुझे अपने पर्पस तक पहुंचना है। हाँ। बहुत बढ़िया बात है। और रील देखने वालों को मैं एक लाइन सपोर्ट करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला है कि यूथ रील देख रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा रील मत देखो, देखो है तो देखो, बनाई गई इसीलिए बनाई गई है। लेकिन ये देखें कि रील हमको यूज कर रही है या हम रील का यूज कर रहे हैं। क्या बात है। एक चीज ये, दूसरी चीज है, एक यूथ था एक चौराहे पर, एक यंगस्टर रील देख रहा था। तो आप बत्रा साहब की तरह कोई एक मेच्योर आदमी या हमारी तरह कह सकते हैं, तो वहाँ होके निकला और नोटिस किया कि एक यूथ रील देख रहा है, तो निकल गया अपने काम से, लौट के आया, तब देखा वो आधे घंटे बाद भी रील देख रहा था। फिर सडनली किसी काम से उसे और जाना पड़ा, तो आधे घंटे के बाद वहाँ होके गुजरा तो देखा वो अभी भी रील देख रहा है। तो रहा नहीं गया, और उस यूथ ने, मेच्योर आदमी ने उनको टोका कि मैंने देखा आप एक घंटे से रील देख रहे हो, आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए, टाइम बहुत प्रीशियस है। आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया लिखाया और आप बाइक पर बैठ के रील देखने लगे पड़े हो। तो उस यूथ ने जो रिप्लाई किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे लोगों को। उसने रिप्लाई किया कि सामने देखो वो जो ठेला है, वो केले का ठेला, वो किसका है, वो दिखाई दे रहा है? तो मेच्योर पर्सन ने देखा, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अच्छा ठीक है, सामने एक और देखो, वो आम का ठेला दिख रहा है? बोला हाँ दिख रहा है। बोला ठीक है, इधर देखो वो फ्रूट का सारा मिक्स फ्रूट का ठेला दिखाई दे रहा है? बोला दिख रहा है। और उसके बाजू वाला जूस का ठेला दिख रहा है? बोला हाँ दिख रहा है। और उसके बगल वाला ठेला दिखाई दे रहा है सब्जी का? बोला हाँ दिख रहा है। ये किसके हैं? तो वो तो जवाब नहीं दे पाया मेच्योर पर्सन, वो सारे मेरे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद बोला कि ये बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है, इसमें 3 दुकानें हैं, किसकी हैं? बोला ये भी मेरी हैं। अच्छा। और वो देखो वो जो आदमी खड़ा हुआ लाल साफी पहने हुए, वो कौन है? बोला मेरा बापू है, नई बिल्डिंग बनवा रहा है। तो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, सब्जी मंडी जाता हूँ, फ्रूट्स लेके आता हूँ, सब्जी लेके आता हूँ, इनको सप्लाई करता हूँ। ये 5 को मैंने रखा हुआ है, डेली दिहाड़ी पर ये काम कर रहे हैं, और यहाँ बैठ करके मैं ध्यान देता हूँ कि इनमें से कोई अपना काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और प्रत्येक केला बिकने पर पैसा मेरे को आ रहा है। अब बताओ रील देखो कि नहीं देखूँ? अगर इस तरह की सिचुएशन है तो खूब देखो रील। क्या बात है। आपकी लेगेसी क्रिएट हो गई है, और आपको पर सेल पर आपको पास पैसा आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो खूब देखो, कोई दिक्कत नहीं, उस भाई की तरह। वाह। लेकिन आपका लाइफ निकल रही है और आप रील में चले जा रहे हो, तो फिर आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली, जब हमारा सब कुछ ठीक है, काम करने के बाद आपने सही बात बताई कि 4 बजे से वो काम पे लगता है, तो उसका फिर हक बनता है कि थोड़ा अपने आपको एंटरटेन भी करे, रिलैक्स भी करे। बिल्कुल, आप कुछ भी करो, पैसा छपना चाहिए, पैसा आना चाहिए। पर सेकेंड या पर सेल में पैसा आ रहा है तो आप करिए। राइट। और पैसिव इनकम की अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया और क्या ऑप्शन है? बेहतर ऑप्शन है। नो क्वालिफिकेशन, नो टाइम लिमिट्स, नो दायरे, नो जातिगत, नो रिलीजन, कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें सबसे ऊपर है, बियॉन्ड है, कर सकते हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस आप जैसे एक प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं बाहर मार्केट से, आप यहाँ से भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं अपनी जरूरत का। अब तो सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, बहुत जेन्युइन तरीके से काम कर रही हैं कंपनियां। बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, जब से गाइडलाइंस आ गई, जब से सरकार इन्वॉल्व हुई है, चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हुई हैं, बहुत क्लियर हुई हैं, और बहुत क्रिस्टली काम कर रही हैं चीज़ें।
और अभी आगे भी और चीज़ें रिफाइन हो रही हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहले जो सोचते थे लोग कि इस तरह से पैसा हमारा वेस्ट जाएगा, पैसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चीज़ें अभी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं। सर बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके, और ये 22-23 साल की जो जर्नी है, आई एम श्योर आपको एक डॉक्यूमेंट करनी चाहिए किताब की फॉर्म में, जो ना केवल कंपनी में जाए, पूरी इंडस्ट्री के पास जाए, पूरी इंडस्ट्री को प्रेरित करे कि यस, डायरेक्ट सेलर्स की एक ऐसी लाइफ होती है जहां डाउनफॉल भी आता है, वहां पे कैसे उठा जाए, डिस्ट्रैक्शंस आए उससे कैसे बचा जाए, एक पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को जो कायम कर सके, वैसी एक किताब ज़रूर बननी चाहिए। थैंक यू, आपने इस तरफ मुझे इशारा दिया, और इस तरह का कुछ मौका बनेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, और होपफुली जल्दी इस बारे में सोचेंगे भी और सीरियसली इसको कुछ करेंगे भी। बिल्कुल करेक्ट। 22-23 साल का कोई एक ऐसा लेसन जो आप चाहते हैं कि हमारे, आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हमारे यूथ को दिए, हम सबको दिए हैं, कोई अगर एक पूरे जर्नी का एक निचोड़ अगर हम जानना चाहें, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या होगा? देखिए, लेसन्स बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि जब आप गिरते हो हर बार कुछ न कुछ सीखते हो, और जब आप 23 सालों में कोई एक बार नहीं गिरे होगे, हाँ, तो जब 23 बार गिरे तो 23 बार सीखे, और हम हर दिन ही सीखते हैं कुछ न कुछ। लेकिन एक लाइन में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो अमूमन लोगों की ज़िंदगी में आती है, आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कभी दो राह पे खड़े हो, तो मैं ये करूँ कि ये करूँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ, तो उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। जब भी आप डबल माइंड हो लाइफ के किसी भी फेस में, तो आप चिंता नहीं करना, आंखें बंद करना, आंखें बंद करो, ठहर जाओ 2 सेकंड के लिए, आंखें बंद करो, और आपको ये रास्ता चुनना है या ये चुनना है, इधर जाना है या इधर जाना है, तो आंखें बंद करके ये सोचना कि मेरे माँ बाप के जो दिए हुए संस्कार हैं वो मुझे किस तरफ जाने की प्रेरणा देते हैं, आंख बंद करके, और जो रास्ता मैच कर रहा हो आंख बंद करके चल पड़ना उधर ही, वो आपके लिए सबसे बेस्ट वे आउट होगा, मुझे ऐसे लगता है। वाह, तो जो स्टैंडर्ड हैं, जो संस्कार, क्योंकि किसी भी चीज़ से आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपको संस्कार मिले हैं ना, उनसे कंप्रोमाइज़ किया भी और आपने कुछ बना भी लिया तो बेकार हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि जीवन में फिर लौटा नहीं जा सकता कभी, क्योंकि आपकी मूवी के आप रियल लाइफ हीरो हो, तो आपकी कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो फाइनल है, कोई रिटेक तो है नहीं। बिल्कुल, तो हर सीन आपका फाइनल है, तो आप ही हीरो हैं, तो आपको कभी रिग्रेट ना आए इस बात का। पैसा कमाने के बावजूद भी, आगे आने के बावजूद भी, बढ़ जाने के बावजूद भी, लाइफ में कहीं पहुंचने के बावजूद भी रिग्रेट आया तो वो सब बेकार हो जाएगा। तो लाइफ में कभी भी ऐसे डबल माइंड आदमी होता ही है जीवन में, ये करूं कि वो करूं, क्या करूं कि नहीं करूं, छोड़ दूं कि नहीं छोड़ दूं। तो आप यही देखना कि माँ बाप ने आपको जो प्रेरणा दी है, हर एक के माँ बाप दुनिया के सबसे बेस्ट माँ बाप होते हैं। राइट, हर एक के दुनिया में सबके माँ बाप सबसे अच्छे माँ बाप हैं। बिल्कुल, और हर माँ बाप अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा, अच्छी प्रेरणा देता है। नो डाउट। तो उनसे जो मैच हो रही हैं चीज़ें वो कर डालो बिंदास, और ये बात ध्यान रखना कि उन्हीं के संस्कार है और उन्हीं का खून है। तो बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर बढ़िए आगे और बिंदास काम करिए। ऐसे में इंसान अपने कैरेक्टर को कितना अच्छा बना के रखेगा। बिल्कुल, अगर उनने माँ बाप का ध्यान आ गया एकदम, सब चीज़ें आ गई उसमें, सब आ गया, सब आ जाता है। बिल्कुल, तो गलती करने से पहले कई बार सोचेगा। राइट। तो सर, इसी के साथ हम अपने लास्ट फाइनल राउंड में आ चुके हैं। सर, ये है रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे आपने आंसर एक वर्ड या एक लाइन के अंदर देना है। ओके। एक वर्ड में सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई एक वर्ड फॉर सक्सेस। ओके, मैं हैप्पीनेस बोलना चाहूँगा। वाह, रोंगटे खड़े हो गए सुन के। बहुत बढ़िया। हैप्पीनेस नहीं है तो सक्सेस नहीं है। स्किल्स या एटीट्यूड? पहले क्या? एटीट्यूड। एटीट्यूड, क्यों? स्किल्स हल्की पड़ जाएंगी, आप टेक्निकली या स्किल वाइज बहुत इम्प्रूव्ड हैं, लेकिन आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। एटीट्यूड मैटर करता है लाइफ में, एटीट्यूड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लाइफ में बहुत सारे लोग आए जो स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड थे, बहुत सारे बॉलीवुड में थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, हाँ, बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत में थे, वो बहुत हाईली एडवांस थे, लेकिन एटीट्यूड वाइज वो गड़बड़ रहे तो फिर वो ख़त्म हो गए। और हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो एटीट्यूड है, खड़े रहने के लिए। जो आपको फिर एटीट्यूड आ गया तो सब चीज़ों को लेकर के हो जाएगा, हर एक को फेस कर लेगा आदमी। आपकी एक फेवरेट बुक
बहुत सारी किताबें हैं, तो एक बताना मुश्किल है, लेकिन मैं सबसे ऊपर तो श्रीमद् भगवत गीता को रखता हूँ। नाइस। फिर भी क्योंकि ये रिपीट हो रही है बात, तो इसलिए मैं एक और बुक बोलना चाहूँगा, डाई एम्प्टी। डाई एम्प्टी, जी। ओके। डाई एम्प्टी बुक एक ऐसी बुक है जिसमें ये प्रेरित किया गया इस बात के लिए। इसकी घटना है कि इसके राइटर एक बार एक फंक्शन अटेंड करने के लिए गए, तो सेमिनार में पूछा कि वेयर इज़ द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड, कहाँ पर है सबसे रिचेस्ट भूमि। तो किसी ने बोला कि साउथ अफ्रीका की खान्स माइंस, डायमंड माइंस, और किसी ने बोला अरेबियन स्टेट्स जहाँ पर ऑयल है, सब कुछ है। तो उन्होंने बोला सेमिनार में कि नहीं नहीं, सबसे कीमती जो भूमि है, लैंड है, वो है कब्रिस्तान। क्योंकि वहाँ पर वो लोग दफन है जो खर्च ही नहीं हुए। ट्रिलियनियर माइंड जो थे वो खर्च ही नहीं हुए, वो बाहर तक निकल के नहीं आए, वो लोग वहाँ पर दफन पड़े हैं। तो ऊपर वाले ने अनलिमिटेड पोटेंशियल से भर के भेजा है हमको सबको, और वो वहाँ तक पहुँचा नहीं, और वो ऐसे ही निकल गया। इस बात को प्रेरित करती है वो बुक, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने इस किताब को लिखा। आई थिंक पढ़ना चाहिए। नहीं सर, ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा इस किताब को। ये बहुत बड़ी बात कही सर, और हम एग्जीक्यूशन तक ही नहीं पहुंचे, और कितनी बड़ी बात, हमने माइंड में आइडिया ज़रूर आया, एग्जीक्यूट ही नहीं किया। हमारे लाइफ में कल कब आएगा जब हम जीवित रहेंगे, तो कल क्या होने वाला है, तो आज आएगा तभी तो हम देख पाएंगे। तो जीवन में रिवार्ड्स, बहुत सारे रिवार्ड है जहाँ तक हम मतलब ले नहीं पाते, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते नहीं। मुझे लग रहा है ये बहुत मोटिवेशनल किताब होनी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए हम सबको। ये क्वेश्चन आपके थोड़े पिछली बात से रिलेटेड है, आप चाहें तो इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप किताब लिखें तो उसका टाइटल क्या होगा? ओके, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने अभी बोला, उससे रिलेटेड हो सकता है, देयर इज़ अ हीरो विद इन यू। वाह, नाइस। वी कैन, और एल्स अदर वन इज 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बात है। या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस इंडस्ट्री, डायरेक्शन इंडस्ट्री, और वट एवर। एक्सेलेंट, वी कैन। एक लाइन में यूथ के लिए एडवाइस, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ओके, यूथ के लिए तो मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा, संघर्ष से डरो मत। और वो सबसे बड़ा हथियार है हमारा, संघर्ष। उसको अपना हथियार बनाइए और आगे बढ़िए। क्या बात है। जिसको फेस करने से डर लगता है उसको सबसे पहले करिए, और जिसको सबसे पहले करेंगे तो उसकी करने की हैबिट हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। उसके बाद के रिवार्ड्स हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, और अभी मन पूरी तरह से भरा नहीं है। सर ने इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, आई एम श्योर बहुत सारे हम एपिसोड्स करेंगे, और भी हम फिर से मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे। जरूर। भगवत गीता के ऊपर पूरा हम एपिसोड, पूरा पॉडकास्ट करने का मेरा ध्यान है। यूथ के लिए भगवत गीता की इम्पोर्टेंस क्या रहती है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करें। और बहुत नॉलेज है जो हम इस 1 घंटे के सेशन में, 40 मिनट के पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते। आगे भी फिर मुलाकात होगी। तो माधव सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और आपने इस तरह का मुझे बड़ा मौका दिया, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ।